एवरीवन, आज हमें पढ़ना है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्रॉप को, वो उसको बारे में पढ़ना है हमें। क्रॉप्स आर ऑफन अटैक्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक की जाती है हमारी क्रॉप, जैसे कि वायरस हो गया, फंगस हो गई या बैक्टीरिया। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज वेरियस डिसीजेज इन क्रॉप्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी बीमारियाँ कर देते हैं हमारी क्रॉप में। दिस डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड आइदर थ्रू सीड्स इटसेल्फ और बाय एयर और सॉइल। ये डिसीज़ या तो डायरेक्टली सीड से ट्रांसफ़र होती हैं या फिर हवा से या फिर मिट्टी से। रस्ट ऑफ व्हीट एंड ब्लास्ट ऑफ राइस आर टू कॉमन फंगल डिसीजेज इन प्लांट्स। दो फंगल डिसीजेज जो प्लांट्स में होती है वो कौन कौन सी है? रस्ट ऑफ व्हीट एंड ब्लास्ट ऑफ राइस। द डिसीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज द क्रॉप्स। जबकि जो डिसीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं वो क्या कर देती हैं? डैमेज कर देती हैं क्रॉप को। एंड मेक दैम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उनको क्या कर देती हैं? अनफिट कर देती हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पेस्ट। और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पेस्ट बोलते हैं। एंड केमिकल्स विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। और इन पेस्ट को जो कंट्रोल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू कंट्रोल प्लांट डिसीजेज एंड पेस्ट। जो पेस्टिसाइड्स रहती हैं वो क्रॉप के ऊपर स्प्रे की जाती हैं, जिससे प्लांट डिसीजेज भी ख़त्म हो जाती हैं और वो पेस्ट भी मर जाते हैं। सम कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड्स आर बोरडिओक्स मिक्सचर, बोलिटॉक्स और दिथेन M45। ये सब क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमें पेस्टिसाइड्स के। रोडेंट लाइक रैट एंड रैबिट। जो रोडेंट्स रहते हैं जैसे कि रैट और रैबिट। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट एंड ग्रासहॉपर ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। और ये कुछ बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी रहते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत डैमेज करते हैं क्रॉप को। फॉर एग्जाम्पल लोकस्ट फ्लाई इन स्वान एंड डैमेज लीव्स ऑफ शुगर केन एंड व्हीट टॉप्स। जो लस्ट है वो क्या करती है? उनकी स्वान मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ग्रो में, मतलब झुंड में वो होती घूमती है, और जो शुगर केन और व्हीट की लीव्स रहती हैं उनको डैमेज कर देती है। स्टेम बोरर मेक होल्स इन स्टेम्स। और स्टेम बोरर्स जो रहते हैं वो स्टेम में होल कर लेते हैं। वाइल्ड टर्माइट्स डैमेज रूट्स। और जो टर्माइट्स रहते हैं वो रूट को डैमेज कर देते हैं। टू स्केयर अवे वर्ड्स स्केयर क्रो आर प्लेस्ड इन द फील्ड। बर्ड को डराने के लिए स्केयर क्रोज बनाए जाते हैं फील्ड्स में, ठीक है। जबकि इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है इंसेक्ट को मारने के लिए। अब आता है हार्वेस्टिंग। तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मेच्योर क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो मेच्योर क्रॉप होती है उसको काटना और गैदर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इट कैन बी डन आइदर म्यूचुअली विद द हेल्प ऑफ अ सिकल और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर और कंबाइन, ठीक है। या तो ये क्या होता है? सिकल मतलब हंसिए से काटे जाते हैं, या फिर इनको एक मशीन के द्वारा, जिसको हम हार्वेस्टर या कंबाइन बोलते हैं, उसके द्वारा काटा जाता है। फिर आता है फार्मर्स यूज सिकल्स टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स स्पेशली व्हीट, मेज एंड पैडी, वाइल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्लग्ड मैनुअली बाय द फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स जो रहते हैं वो को यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप काटने के लिए, मेनली व्हीट और पैडी को। जबकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहते हैं उनको मैनुअली काटा जाता है, निकाला जाता है फार्मर्स के द्वारा। विद द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मेथड, लेबर एंड टाइम सेविंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है एग्रीकल्चर मेथड में, तो लेबर और टाइम को बचाने के लिए हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स नई मेथड्स यूज़ की जाने लगी हैं। इन लार्ज फार्म्स यूज मशीन्स आर called combines or harvesters are used to harvest for harvesting as well as separating the grains, ठीक है। बड़े बड़े खेतों में क्या होता है? बड़ी बड़ी मशीनें जैसे कि कंबाइनर या हार्वेस्टर यूज़ किए जाते हैं, जो कि हार्वेस्ट भी करते हैं और उसके साथ साथ ग्रेन को क्या करते हैं? सेपरेट भी करते हैं। अब एनर्जी और नॉलेज में क्या दिया गया है? हार्वेस्ट टाइम इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज़। जो हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का टाइम होता है वो सबसे सुखमय होता है फार्मर्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए। द फार्मर्स एक्सप्रेस देयर जॉय बाय सिंगिंग ट्रेडिशनल कोरस सॉन्ग्स, ठीक है। जो पारंपरिक संगीत होता है उनको गा के अपनी खुशी जाहिर करते हैं फार्मर्स। द जॉय इज़ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड लेबर। जो खुशी होती है वो किसकी होती है? कि उनने जो भी कठिन काम किया है उसकी और उनकी मेहनत का जो भी फल है वो उनको मिलता है। इन पंजाब वैशाखी
फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। पंजाब में वैशाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पर। अदर स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, होली, नवाना और बिहू। ये सब कुछ फेस्टिवल्स भी हैं जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे मनाए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्या, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होती है? तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है, जो प्रोसेस होती है जहाँ हम हार्वेस्टेड ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, किससे? हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज़ डन बाय द फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड्स दी गई हैं, उनके द्वारा थ्रेसिंग की जाती है। फर्स्ट दी गई है क्या, दिस कैन बी डन मैनुअली बाय स्ट्रेकलिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सोर्स। ठीक है, सरफेस। अब जो क्रॉप रहती है उनको हार्ड सरफेस जैसे किस तरीके से है, उनको बार बार पीट के क्या की जाती है? थ्रेसिंग की जाती है। इन ट्रेडिशनल मेथड कैटल लाइक कैमल्स, बुलक्स एक्सेट्रा आर अलाउड टू वॉक ओवर हार्वेस्टेड क्रॉप्स। और पहले के ज़माने में क्या था, जो गाय भैंसें होती थी उनको क्या किया जाता था? फसल के ऊपर चलाया जाता था। क्रशिंग ऑफ क्रॉप बाय देयर फीड्स रिलीजेस काफ फ्रॉम ग्रांस। ठीक है, ग्रेन्स, इसमें क्या होता था, जो जैसे उनके पैर से जो फसल रहती थी उनको कुचला जाता था, तो उससे जो उनका काफ मतलब जो कचरा वो रहता था ना, भूसा, उसको उनके ग्रेन्स से अलग कर लिया जाता था। नाउअडेज थ्रेसिंग इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स। अब जो आज के दिनों में जो थ्रेसिंग होती है वो किसके द्वारा? कंबाइंड हार्वेस्टर के द्वारा हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड कंबाइंड बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मशीन्स। ठीक है, इसको कंबाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो मशीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक हार्वेस्टर और दूसरा थ्रेशर। फिर आती है बिनोइंग। तो आफ्टर थ्रेसिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द काफ। जो जैसे ही थ्रेसिंग हो जाती है तो ग्रेन्स को उसके कचरे से साफ कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम हस्क और काफ इज़ कॉल्ड बिनोइंग। ठीक है, उसके भूसे में से जैसे ही हम ग्रेन्स को सेपरेट कर लेते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिनोइंग। मैनुअली इट कैन बी डन बाय ड्रॉपिंग ग्रेन्स एंड काफ फ्रॉम द हाइट। ठीक है, ये मैनुअली क्या होती थी, पहले बहुत ऊंची हाइट से इस तरीके से क्या होता था, ग्रेन्स और काफ को गिराया जाता था, जिससे ग्रेन्स नीचे गिर जाता था और काफ उड़ जाता था। द काफ बीइंग लाइटर इज ब्लोन अवे बाय द एयर एंड सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स। अब जो काफ रहता है वो कैसा रहता है? हल्का रहता है, तो वो हवा में उड़ जाता है, और जो ग्रेन रहता है वो नीचे गिर जाता है। स्टोरेज, अब इनको स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। तो आफ्टर बिनोइंग द सेपरेटेड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन। ठीक है, बिनोइंग के बाद जो सेपरेटेड ग्रेन्स रहते हैं उनको सन में क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। दिस इज़ डन बिकॉज द फ्रेशली सेपरेटेड ग्रेन्स कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फ्रेशली सेपरेट ग्रेन्स रहता है उसमें मॉइस्चर रहता है काफ़ी मात्रा में, एंड if they are stored without proper drying there are likely to be spoiled due to the growth of fungi and microorganisms। ठीक है, अगर इनको स्टोर करने से पहले सुखाया नहीं गया तो ये क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैंगे, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से। आफ्टर ड्राइंग द ग्रेन्स आर पैक्ड इन जूट बैग्स एंड स्टोर्ड इन सिलोस। ठीक है, गोडाउन्स एंड ग्रेनरीज। जब ये सूख जाते हैं तो इनको जूट बैग में स्टोर किया जाता है और सिलॉस, गोडाउन और ग्रेनरीज में भेज दिया जाता है। स्मॉल फार्मर्स स्टोर देयर ग्रेन्स एट होम इन जूट बैग्स और मेटल कंटेनर्स। ठीक है, अब जो छोटे छोटे किसान रहते हैं वो अपने ग्रेन को क्या करते हैं? घर में ही स्टोर कर लेते हैं, जूट बैग में या फिर मेटल के कंटेनर में। दे ऑफन मिक्स ड्राइड नीम लीव्स विद द ग्रेन्स टू कीप अवे पेस्ट। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं? ड्राई नीम को या फिर ड्राई नीम लीव्स को क्या कर लेते हैं? ग्रेन के साथ मिक्स कर लेते हैं, जिससे वो कीड़े पतीड़ों से दूर रहे, सुरक्षित रहे। दिस इज़ बिकॉज नीम हैज़ एन एंटी इंसेक्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंसेक्टिकल प्रॉपर्टी होती है नीम की, इसीलिए इसमें ये डाली जाती है। फिर आता है कोल्ड स्टोरेज। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, जो कोल्ड स्टोरेज रहता है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर किया जाता है। वेयर द टेम्परेचर इज़ मेंटेन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसी जगह जहाँ जो टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
दिस डिस्करेजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसी की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रहती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। इट ऑल्सो स्टॉप्स द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एक्सप्लॉइंग दैम, ठीक है। और यही क्या करता है, जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में उनको रोक देता है, जिससे वो सड़ते नहीं हैं। However, if the temperature becomes too low, the stored fruits and vegetables can get destroyed. लेकिन अगर टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। द अदर थिंग दैट हैज़ टू बी कंट्रोल इन द कोल्ड स्टोरेज इज़ ह्यूमिडिटी, और वहाँ जो मेन एक चीज़ और कंट्रोल करने की वो क्या होती है, नमी। द ह्यूमिडिटी इज़ केप्ट हाई बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लूज मॉइस्चर व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ लो। अब ह्यूमिडिटी को, नमी को तेज़ रखा जाता है, क्योंकि अगर जैसे ये लो होती है तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो रहते हैं वो क्या करने लगते हैं, मॉइस्चर को लूज़ करने लगते हैं, इसीलिए ये हाई रहती है। फिर आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से जो हमें फूड मिलते हैं वो देखना है हमें। तो फूड लाइक मिल्क, मीट एंड एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो फूड जैसे कि मिल्क, मीट और एग रहते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से। फॉर ऑब्टेनिंग दीज प्रोडक्ट्स एनिमल्स आर रेयर्ड आइदर एट होम और इन फार्म्स, ठीक है। इन चीज़ों को लेने के लिए एनिमल्स को क्या किया जाता है, घर पे या फिर खेतों में पाला जाता है। द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ इज़ नोन एज डोमेस्टिकेशन, ठीक है। किसी भी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए जो एनिमल्स को पाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन सॉरी। When this is done on a large scale it is called animal husbandry, और इसको जब बड़े स्तर पे किया जाता है तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं। द रियर्ड एनिमल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। जब भी जो रियर एनिमल्स रहते हैं उनको प्रॉपर खाना दिया जाता है, प्रॉपर शेल्टर दी जाती है और प्रॉपर केयर दी जाती है। कैटल, पोल्ट्री और फिशेज़, हनी बी एक्सेट्रा ऑल आर रेयर्ड अंडर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये सभी चीज़ें पाली जाती हैं, कैटल को भी, पोल्ट्री को भी और फिशेज़ को और हनी बी को भी। अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, तो रियरिंग ऑफ बर्ड्स सच एज चिकन, टर्कीज, डक्स, गीज एक्सेट्रा इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। इन सभी बर्ड्स को पाला जाता है तो उसको हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। बर्ड्स दैट आर स्पेशली रियर्ड फॉर मीट इज कॉल्ड ब्रॉयलर्स, ठीक है। और जो ऐसे बर्ड्स जिनको खास तौर से मीट के लिए पाया जाता है उसको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं। फिर आता है क्या, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, तो ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश फॉर बाय आर्टिफिशियल मीन इज कॉल्ड पिसीकल्चर, ठीक है। आर्टिफिशियल मीन के द्वारा से हम फिशेस को रियर करते हैं तो उसको हम पिसीकल्चर या फिश फार्मिंग बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेजिंग फिश कमर्शियली इन टैंक्स और एनक्लोज यूजुअली फॉर फूड, ठीक है। ये क्या है, कमर्शियल रूप में यूज़ होती है ये फिशेस को यूज़ करने के लिए या फिर खाने के रूप में यूज़ करने के लिए ही यहाँ पाला जाता है। फिर आता है एपीकल्चर। तो द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी बी जो रहती हैं उनको बड़े स्तर पर पालने की जो मेथड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। फिर डेयरी फार्मिंग, तो द एनिमल्स फॉर ऑफ मिल्क एनिमल्स और मिल्क यील्डिंग एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, ठीक है। जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको ज़्यादा बड़े स्तर पर पाला जाता है तो उसको हम डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। फिर एनरिच योर नॉलेज में क्या दिया गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन एग्रीकल्चर अकर्ड बिटवीन 1960 टू 1980। 1960 से 1980 के बीच में हमारे एग्रीकल्चर में एक टर्निंग पॉइंट आया गया था। दिस इज़ कॉमनली रेफर्ड टू बी एज गोल्डन एरा ऑफ एग्रीकल्चर और द ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी को क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा ऑफ एग्रीकल्चर या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फूड पाने के लिए। इन फैक्ट वी हैव सरप्लस क्रॉप्स टू स्टॉक एंड यूज्ड इन नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट एंड फ्लड, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, हमारे पास बहुत सारे सरप्लस क्रॉप्स भी होते हैं स्टॉक में जो कि नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि ड्रॉट और फ्लड के टाइम पे काम में आती हैं। The credit for green revolution goes to a great agricultural scientist of our country, Dr. M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। जो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे उनको क्या दिया जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। ही इज़ द रेसिपिटेंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज़ फॉर फाइटिंग अगेंस्ट हंगर, ठीक है।
भूख के खिलाफ लड़ने के लिए इनको क्या दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी दिया गया था। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।